एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और डेली अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर लेते जा रहे होंगे। कल परिमल सर के साथ मेरा एक डिस्कशन था जिसमें वो बात कर रहे थे कि क्लास के टाइमिंग्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि 8:30 बजे थोड़ा सा जल्दी है, 9 बजे के आसपास क्लास की जाए। तो उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और देखते हैं कल या फिर मंडे से, कमिंग मंडे से कोशिश करेंगे टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि बहुत सारी मैरिड औरतें भी हमारे साथ हैं जिन्होंने कहा कि सुबह सुबह काम नहीं निपट पाता है। आधे घंटे शेड्यूल को अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो सब लोग ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं आधा घंटा पहले बाद में, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज परिमल सर ने, जैसे कल वो बता रहा था नीरज मुझे कि डिस्कशन हुआ था, मेरे साथ सर ने जो बातचीत की वो ये थी कि बच्चों से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं या तो कल से या कमिंग मंडे से सर कन्वे कर देंगे आपको मैसेज, जो भी डिसीजन होगा, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मंडे या ट्यूसडे से, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। बौद्ध हमने कंप्लीट कर लिया है, महाजनपद हमारा पूरा हो चुका, हमने वैदिक काल कंप्लीट कर लिया और सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये 5वां टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले जो मैंने परसों क्लास ली थी उसका नोट्स वाला पोर्शन रह गया था, टाइम उस दिन कम मिला था। तो पहले परसों वाले नोट्स की बात कर लेती हूँ, 4-5 पेजेस हैं, कल वाला मैंने नोट्स से पढ़ा दिया था, उसके बाद आज के टॉपिक पे आएंगे। एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, चीजों को सीरीज में जोड़ के पढ़ना बेहद आसान होता है और वो लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं। तो हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था मगध के ऊपर, न धनानंद के जब राज चल रहा था तो चाणक्य की बेइज्जती जब धनानंद ने कर दी तो चाणक्य ने एक स्टूडेंट अपना तैयार किया। 16 साल में उनके कॉलेज में, उस टाइम यूनिवर्सिटी थी जो भी, तक्षशिला, वहां एडमिशन हुआ करता था और उसके बाद वहां पढ़ते लिखते थे बच्चे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने गए, 8 साल उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्या राजा के काम हैं, क्या कुछ हमें प्रजा से एक्सपेक्ट करना, मतलब सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा लड़ाई झगड़ा आक्रमण विद्रोह, सब चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करके 8 साल बाद वो एक जवान और समझदार राजा के रूप में उभरा। एक छोटी सी सेना लेके उसने आक्रमण कर दिया, चाणक्य के कहने पर महज 5000 की सेना लेके बहुत बड़े साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया, जो भूल साबित हुई। भूल को सुधारा और फिर पंजाब का इलाका यूनानियों से छीना, वहां एक बड़ी सेना का निर्माण किया और 317 के बाद 315 में वो आए वापस मगध पे अटैक करने। और इस बार ये अटैक बहुत नियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से किया गया था। चाणक्य ने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे शौर्य का इस्तेमाल करके मगध के राजा धनानंद का मर्डर कर दिया और यहाँ मगध के प्रतापी राजा बनने की, जो उनका सपना था अखंड भारत का, उसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने 1 लाख की सेना, 6 लाख की सेना और बढ़ाते बढ़ाते एक बड़ी सेना, बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, जिस कारण से वो बड़े राजा बनने में कहीं ना कहीं कामयाब साबित हुए। इनकी प्रॉपर्टी बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गई और फिर दक्षिण भारत की तरफ भी ये बढ़ने लगे, यानी नेपाल का पूरा इलाका, बांग्लादेश का इलाका, सब इनका हिस्सा था। इन्होंने काफी लंबा राजपाट चलाया और उसके बाद जब लास्ट टाइम आने लगा, जैसे इनके जो राजा बनने का टाइम था, उस टाइम के लास्ट के 12 साल बड़ा नुकसान रहा, क्योंकि अकाल पड़ा और ये अकाल इतना भयंकर था कि प्रजा आंखों के सामने मरने लगी, जानवर मरने लगे। परेशान राजा ने एक सभा बुलाई जिसमें सारे उस टाइम के प्रगाढ़ ज्ञाता टाइप के लोग आए, जिनमें एक भद्रबाहु नाम का जैन सन्यासी भी था, जो उस टाइम में भद्रबाहु की इंपॉर्टेंस बहुत थी, दक्षिण की तरफ उनका कामकाज था। उन्होंने कहा कि इन सबका कहीं ना कहीं कारण तू है और तेरे किए हुए कर्म प्रजा भोग रही है, क्योंकि तू इसको अपनी संतान मानता है, तो ये दुख जानबूझ के इनको दिया जा रहा है ताकि तू दुखी हो सके, और अगर तू चला जाएगा तो प्रजा अपने आप सुखमय जीवन बिताने लगेगी। उसकी बात मानकर भद्रबाहु, जो बहुत बड़े जैन सन्यासी थे, इनकी बात मानकर वो सब कुछ त्याग कर अपने बेटे बिंदुसार को राजा बना के चाणक्य को कहा कि आप अपना हाथ जो है इसके सर पे रखना, और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। दक्षिण भारत में चले जाते हैं, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में एक चंद्रगुप्त नाम की बस्ती बसाते हैं और वहीं तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भूखे रहकर अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इंडिया का पहला प्रतापी राजा
राजा उपवास रख रख के संलेखना पद्धति से, जो जैनियों में आज तक भी इंपॉर्टेंस रखती है, उससे अपने आप के शरीर का त्याग किया। बिंदुसार यहाँ राजा बना। बिंदुसार बहुत समझदार आदमी था, बढ़िया राजपाट मिल गया था, काम को और आगे बढ़ाया। सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगी थी, कल मैंने बताया था, सूखी अंजीर ड्राई फ्रूट के रूप में, मीठी शराब और एक दार्शनिक। 2 चीजें उसने भिजवाई। दार्शनिक कहा मर्जी होगी तो आ जाएगा। एंटियोकस सीरिया का राजा था, जिसके टाइम में डायमेकस, ये याद रखना है आपको, डायमेकस नाम का एक उस टाइम पे दार्शनिक आया। ऐसे ही टोलेमी सेकंड मैंने बताया था, उसके टाइम में भी डायोनिसियस नाम का एक आदमी आया। ये 2 बड़े दार्शनिक, पढ़े लिखे समझदार आदमी किसके टाइम में आए हैं? बिंदुसार के टाइम में। बिंदुसार ने मैंने वो कहानी बताई थी क्यों उसका नाम बिंदुसार पड़ा। जैन और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को बहुत मानता था। मखलीपुत्र गोसाल की देन है आजीवक संप्रदाय, जो कभी जैन जो 24वें तीर्थंकर थे ना, इनके साथी भी रहे थे, इनके एक तरह से शिष्य भी रहे थे। ठीक है, चलिए इतना पढ़ लिया था। अब इसकी रिवीजन करके आज के टॉपिक पर आएंगे। मगध में शीन, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश का ही सफाया करके मौर्यों की स्थापना हुई थी। धनानंद किसकी बेइज्जती की थी? चाणक्य की, जिनके पिताजी का नाम था चणक, जो कौटिल्य है क्योंकि कुटिल नीतियां भी अपनाई राजपाट बनाने के लिए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एज थी 16 साल। 8 साल यहाँ रह के पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसमें धनुर्विद्या सीखते, तलवार चलानी और सारे जो एक राजा में गुण होते हैं ना, वो सारे यहाँ सिखाए जाते। यानी 24 साल की उम्र में पढ़ लिख कर लायक बन के बाहर निकलते थे राजाओं के बेटे। इसलिए यहाँ एडमिशन सिर्फ 2 जातियों के लोगों को था, या तो वो क्षत्रिय हो या वो ब्राह्मण हो। यहाँ वैश्य और शूद्र नहीं पढ़ते थे। मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व में स्थापना हुई, क्योंकि छोटा राजा बन गया वो 5000 की सेना वाला। लेकिन मेन जो बड़ा राजा बना 315 में, किसका मर्डर करने के बाद? धनानंद का। और फिर ये 185 तक ये और इसके बेटे और इसके वंशज चलते रहे। लास्ट वंशज जो था वृहद्रथ, बाद में उसका मर्डर किया था एक ब्राह्मण ने, और तब फिर इनका वंश जो है खत्म हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य 5000 की सेना लेके मगध पर आक्रमण कर दिया, जो कहीं ना कहीं गलती साबित हुई। वो खिचड़ी वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी। धनानंद का सेनापति कौन था? शकटाल। उसके पास खूब तो प्रॉपर्टी थी, धनानंद के पास बड़ी सेना, शकटाल इसका सेनापति था। खिचड़ी वाली घटना से याद रखना, हारा था। और तब उस महिला ने, बूढ़ी महिला ने क्या कहा था अपने बेटे को, पोते को, जब वो गलती से खिचड़ी गरम गरम डाली, पत्तों पर तब खाया करते थे, उसने तुरंत हाथ बीच में डाला, उंगलियां जल गई। तब उसने कहा कर दी ना धनानंद ये वाली, चाणक्य वाली गलती। तो चाणक्य भी वहीं खिचड़ी खा रहे थे। उन्होंने पूछा था कि कौन सी गलती कर दी चाणक्य ने, तब बताया कि सीधे मगध पे अटैक किया बिना बड़ी सेना के। तो ये खिचड़ी वाली घटना पहले वाली घटना है, शकटाल के टाइम की। 317 बीसी में पंजाब को जीता, जाके वापस पंजाब, पहले पंजाब को तो जीत ले छोटे से राजा से, तब तो मगध पे अटैक करेगा। यूनानी सेनापति था यूथिडेमस। ये यूनानी, सेल्यूकस निकेटर यूनानी आपको याद होगा, सिकंदर याद होगा, उन्हीं के बाद में है यूथिडेमस। इससे पंजाब छीन लिया, ये भाग गया, इसका तो प्रॉपर्टी वैसी ही थी, अटैक करके तो ली थी। 315 में प्रवर्तक या पोरस की सहायता, ये वही पोरस है, शायद कंफर्म नहीं है, ऐसा लिखित में कहीं साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं ये वही पोरस है जो लड़ा था झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पीस के युद्ध में। किससे? उस बड़े, जिसने नाम के आगे ही महान जोड़ा हुआ था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, उसके साथ लड़ाई में हारा। लेकिन अपनी इज्जत को बचाते हुए इसने डर नहीं दिखाया, और फिर पोरस को बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक बना दिया था जाते जाते सिकंदर महान ने। नंद का सेनापति जब ये हारा है ना और मारा गया 315 में, भद्र साल है। पहले शकटाल था जब स्टार्टिंग में आया था वो 5000 की सेना लेके, अब जब आया प्लान्ड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ, तब इसका नाम क्या है? भद्र साल। 315 में धनानंद का अंत हो गया, 22 में राजा बना, महज 7 साल बाद आके इसको खत्म कर दिया मगध के राजा को। 305 में सेल्यूकस निकेटर से भी लड़ा, जिसने फिर देखो 4 इलाके दिए थे, हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, बदले में 500 हाथी, और उसकी बेटी से शादी करवाई थी चाणक्य ने, जिसका नाम था कार्नेलिया, या उसी को हेलेना भी कहते हैं। मौर्य और इसके बीच में लड़ाई हुई 305 में, 15 में वो मरा है, 10 साल बाद। इसके सिंधु नदी के तट पर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, कल को कोई दिक्कत ना हो भाई, कल कोई आके अटैक ना कर दे। मेगास्थनीज को भेजा था, किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, इंडिया पे लिखी गई विदेशी द्वारा पहली किताब है
इंडिका। इंडिका की ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली थी, मैंने आपको एक कहानी बताई थी कैसे किश्तों में कहीं कहीं से कागज पत्री उसके इकट्ठे किए थे और तब वो हमारे पास आई थी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चणक। अपने पिता के ही कारण ये चाणक्य कहलाए। अजय इनका बचपन का नाम था जिसको जीता ना जा सके, बहुत बुद्धिमान थे बचपन से। विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त। और आर क्षमा शास्त्री वो संस्कृत के स्कॉलर हैं। मैसूर के म्यूजियम से, लाइब्रेरी से बहुत बड़े ढेर में फटी पुरानी किताबों में से कागज के चंद टुकड़े निकाले या ताड़पत्र जो भी रहा होगा और तब जोड़ जोड़ के 4-5 साल तक मेहनत की इस संस्कृत के स्कॉलर ने जिसका नाम है आर क्षमा शास्त्री, और तब आज अर्थशास्त्र हमारे पास है। वरना इस तरह के कितने ही ढेर जला भी दिए गए थे सोच के कि कुछ नहीं है, ये कबाड़ है। लेकिन इन्होंने 4-5 साल, 1905 में काम करना स्टार्ट किया, 1909 तक इन्होंने वो उस ढेर में से वो पन्ने निकाल के वापस से अर्थशास्त्र बना के इकट्ठी करके दी। जो पहले लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में गायब कर दी गई, फड़वा दी होगी। बहुत सारे लोग जलते थे ना, चिढ़ते थे, अच्छी चीजों को खत्म कर देते थे। इसके बाद है इस किताब के कितने भाग हैं? 15 भाग, 180 उपभाग हैं इसके और 6080 श्लोक हैं। याद रखो वैदिक काल में जो वेद बाद में लिखे गए उनमें भी श्लोक थे, उनमें भी भाग मंडल थे, ये सब तुम्हें पढ़ाया हुआ है। तो 15 भाग, 180 उपभाग और 6080 श्लोक थे इस अर्थशास्त्र में, जो 12वीं शताब्दी के बाद गायब हो गई थी, जिसको वापस इकट्ठा किया अंग्रेजी राज के दौर में। मैसूर में एक लाइब्रेरी थी, बाद में म्यूजियम के रूप में कहते हैं वो बनी थी, वहां से इकट्ठे किए थे ये। और इनको इसका श्रेय किसको जाएगा? आर क्षमा शास्त्री जी को, मैसूर के संस्कृत स्कॉलर। ये गद्य और पद्य दोनों में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें बहुत सारी चीजें किताब की तरह लिखी हैं जैसे चैप्टर की तरह, और बहुत सारी कविताओं की तरह। ऐसी चीज जो गद्य और पद्य दोनों में हो इसे कहते हैं चंपू शैली। ध्यान रखना, चंपू शैली एग्जाम में आ जाएगा। चंपू शैली का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में पढ़ने की चीजें भी हैं, जैसे पाठ पढ़ते हैं, चैप्टर कोई लेसन, और ऐसे ही कविता की तरह पद्य भी है। कोई भी चीज अगर गद्य और पद्य दोनों में मिलेगी तो उसे हम कहेंगे चंपू शैली। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, यजुर्वेद भी चंपू शैली में था, क्योंकि उसके 2 पार्ट थे, एक गाने वाला गद्य शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष पढ़ने वाला। तो चंपू शैली जब भी आ जाए तो गद्य और पद्य दोनों। अर्थशास्त्र भी गद्य पद्य दोनों में है, ठीक है। अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष का मतलब जानते हो ना, एक होता है मेन आदमी, जैसे मैं हूं, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूं तो तुम हो, मैं प्रथम पुरुष, तुम द्वितीय पुरुष, और मैं किसी तीसरे, अब मैं इसकी बात कर रही हूं तो ये अन्य पुरुष है। इस सारी किताब में ये नहीं लिखा कि ऐसा करो, इसमें लिखा है ऐसा करना चाहिए। जैसे राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, राजा के पास एक ताकतवर सेना होनी चाहिए, राजा का अपने क्षेत्र पर के टैक्स पर अधिकार होना चाहिए। तो अन्य पुरुष में है, ये सीधे संदेश नहीं दे रहा कि ऐसा करो, नहीं है, ये कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये अन्य पुरुष में है। सप्तांग सिद्धांत बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। आज जिस भारत में हम रहते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी, तो ये IAS IPS है, ये सब कहीं ना कहीं से मौर्य साम्राज्य से ही सीख के अब तक के लोगों को आए हैं। बहुत बड़ा योगदान है मौर्य साम्राज्य का आज के सिस्टम में भी। आज आप देखते हैं हमारे पास अलग अलग सिस्टम है, आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग। उस टाइम पे ये नॉलेज लोगों को, तब आम इंसान को कुछ नहीं आता था ना, तब चाणक्य के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि राज कैसे करना चाहिए। ऐसे ही किसी के नाम के आगे महान नहीं जुड़ता, उसने इतिहास में कुछ रचा है, तभी अशोक द ग्रेट कहलाते हैं कि अशोक महान थे, क्योंकि जो काम उन्होंने किए। बहुत ज्यादा हिंसक, कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे किताबें, कि हिंसा भी बहुत बड़े स्तर पे की, लेकिन बाद में जो काम किए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, वो बेस्ट तरीका था उस टाइम पे, जो बाकी देशों में नहीं मिलता था। और आज तक जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स तैयार किए जाते हैं, IAS IPS जो है ना, इस क्लास को बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। इन सभी को पढ़ाया जाता है कि कैसे उस टाइम में आर्मी मेंटेन की जाती थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो उस टाइम में इस गुरु ने सप्तांग सिद्धांत दिया, 7 अंग बताए। ये कहा कि 7 चीजें कंपलसरी हैं किसी भी राजा के एरिया में, और अगर ये 7 में से एक भी नहीं है ना, तो वो राजा कहलाने लायक नहीं है। क्या क्या है ये 7? सबसे पहले तो राजा होना चाहिए। भाई, किसी भी देश का PM या राष्ट्रपति नहीं है तो देश कैसे रहेगा? कोई ना कोई अटैक कर देगा। तो पहली
इंपॉर्टेंट चीज है उस एरिया का, उस देश का, उस साम्राज्य का एक राजा हो। राजा के साथ एक अमात्य होना चाहिए। अमात्य को मान लीजिए आप, जो हेड होता है, प्रधान होता है, जो राजा से सबसे क्लोज में सारी चीजों का डिस्कशन करता है, वो अमात्य होता है। इसके बाद जनपद होना चाहिए। जनपद पता है ना, वैदिक काल से जनपद जहां जनता रहती है, कोई क्षेत्र तो हो, कोई टेरिटरी तो हो। अपने घर में कोई कहे मैं राजा हूं और मेरा बेटा अमात्य है, तो वो राजा नहीं कहलाएगा। उसके पास कोई ना कोई जनपद होना चाहिए, राज्य का क्षेत्र होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसी का तो राजा बनेगा। कमरे का राजा थोड़ी बनेगा या घर का राजा थोड़ी बनेगा। ये तीन चीजें कंपलसरी हैं, राजा, अमात्य और प्रॉपर्टी या जनपद। इसके बाद उसके पास एक किला भी होना चाहिए। राजा अगर हट में रहता है, झोपड़ी में रहता है, तो वो लंबा नहीं टिकेगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए एक दुर्ग होना चाहिए। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का पूरा बना के ड्रॉ करके दुर्ग दिखाया था, अगर तुम्हें याद आता हो। राजप्रसाद या राजा प्रसाद नाम था। 16 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, बाहर निकलते ही खाई थी, 185 मीटर चौड़ी और 30 हाथ गहरी वो खाई। और उसके बाहर फिर बाउंड्री बनाई गई थी, जिसमें मैंने बताया था 64 दरवाजे थे और बहुत सारी खिड़कियां थी या बुर्ज थे। ये सब मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। पाटलिपुत्र की बात हो रही है ये, जिसको इंडिका में पोलीब्रोथा लिखा है। किसने? मेगास्थनीज ने। 2 नदियों के किनारे बसा हुआ था ये, एक गंगा और एक सोन नदी के किनारे ये बसा हुआ था, जिसको पुनपुन भी कह देते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं कि दुर्ग होना चाहिए, और दुर्ग ऐसा जिसको कि कोई भेद ना सके, जैसा कि मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसके बाद कोष, पैसा भी होना चाहिए। राजा बिना पैसे के काम नहीं कर सकता, सरकार बिना पैसे के काम नहीं कर सकती। आज भी ऐसा ही है, तब भी ऐसा ही था। राजा पैसा बनाता नहीं था, राजा पैसा जनता से इकट्ठे करता था। कोष कैसे बनता था? टैक्स के थ्रू। राजा तब भी टैक्स लेते थे, आज भी सरकार टैक्स लेती है। ये जो 20 लाख करोड़ की बात कर दी है ना मोदी जी ने, ये सरकार बनाएगी नहीं, ये तुमसे और मुझसे इनडायरेक्टली लिए जाएंगे। आप खुद देखना, चीजें अब कुछ ही दिनों में महंगी दिखाई देंगी आपको, हर चीज पे टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स से ही तो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और सरकार अपने घर नोट थोड़ी छापती है, नहीं आरबीआई एक्स्ट्रा पैसे बनाता। ऐसा नहीं कि नोट एक्स्ट्रा छाप देंगे, फिर तो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। पैसा सरकार के पास कुछ नहीं है, ये सब जनता का पैसा है। मैं, आप, हम सब मिलके देश में पैसा देते हैं, उससे सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है। जो हम ये जीएसटी भरते हैं ना, आप अननोइंगली हर चीज जब खरीदते हैं तो उसका एक छोटा हिस्सा जीएसटी के रूप में दुकानदार जो है वो उसके ऊपर पड़ा था, उसने आपसे ले लिया, आपको पता भी नहीं चला। हर आदमी टैक्स भरता है, नोइंगली और अननोइंगली। तब भी ऐसा ही था। जो प्रोडक्शन करेगा, जो खेत में काम करेगा, जिसके पास जानवर है, सबसे टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स से राजा क्या इकट्ठा करता था? कोष। तभी तो उसका खर्चा चलेगा, वरना खर्चा बिना पैसे के ना आज चल सकता जीवन, ना तब चल सकता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ्री में कोई चीज चलेगी। कैसे चलेगी? राजा के पास कोष नहीं है तो काम कैसे करेगा? कैसे वो उस दीवार को, 4 दीवारी को स्ट्रांग बनवाएगा? कैसे वो अपने राजमहल, भाई मरम्मत भी तो चाहिए ना। एक बार बन गया तो ये थोड़ी बैठे रहे। तुम्हारे दादा ने जो घर बनाया था, तुम्हारे पिताजी को उसमें या तो पूरा तोड़ के बनाना पड़ा या रिकंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ करवाना पड़ा। ऐसे ही तुम्हें अगली पीढ़ी को ये हमेशा जरूरी होता है। ये कोष अगर नहीं है तो ना घर चलने हैं, ना समाज चलना है, ना ही राजा चलना है, ना ही राजपाट चलना है। तो कोष भी सप्तांग है। राजा के पास कोष नहीं है तो राजा टिक नहीं पाएगा। सेना होना भी कंपलसरी है, क्योंकि बिना सेना के कोई आएगा, अटैक कर देगा और छुट्टी करेगा। तो सेना भी कंपलसरी है, और राजा के मित्र भी होने चाहिए। तभी देखो राजा वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। तभी याद करो, मगध में जब हमने पढ़ा था, वो एक याद है, बिंबिसार राजा था, अजात शत्रु। कहां कहां से उन्होंने अपनी रिश्तेदारी बनाई, कहीं अपने जीवक को भेजा, कहीं गिफ्ट्स भिजवाए। तो मित्र रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके मित्र नहीं है ना, आस पड़ोसियों के साथ अगर आपकी मित्रता नहीं है, तो वही मिलके आपके ऊपर अटैक कर देंगे। ये राजा के लिए था। ये सप्तांग सिद्धांत है, और ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बड़े लेवल पे तो ये भी पूछ लेते हैं 5वां सप्तांग सिद्धांत में कौन है, छठा कौन है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या आ सकता है? 4 शब्द आएंगे और कौन कहेंगे कौन सा कौटिल्य के सप्तांग में शामिल नहीं है। तो तुम्हें ये 7 याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। भूल जाओगे, ये मुझे भी पता है, इसलिए इसका एक ट्रिक याद कर लेना। ये है RAJ, राज। राज ना, RAJ, राज। ये है D, दुर्ग। राज दे, ये है KSM, कसम। KSM, कसम। तो एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, लिख लेना अपने नोट्स में। RAJ, राज,
दी, जैसे पंजाब में बोलते हैं ना भाई इस दी, तो राज दी, KSM कसम, आर मतलब राजा, ए मतलब अमात्य, जे मतलब जनपद, जनपद राज्य क्षेत्र को ही कहते हैं, कहीं नाम बदलो तुम वहां ढूंढते रहो, जे जनपद का मतलब राज्य क्षेत्र, डी मतलब दुर्ग होना चाहिए, के मतलब कसम जो मैंने बताया KSM, कोश होना चाहिए, एस से सेना और एम से मित्र होने चाहिए। तो राज दी कसम सिद्धांत है। कोई पूछे पांचवा तो राज दी के आएगा, कोश आएगा पांचवा। देखो कोई पूछे तीसरा आरे जे, जे मतलब जनपद आएगा। कोई कहे चौथा तो राज दी, डी मतलब दुर्ग आएगा। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? कौटिल्य ने, जिसका नाम एक और क्या बताया मैंने? अच्छा बस इतना ही था ये तो हमने रिवीजन किया। फर्स्ट डे में से तुम्हें इस तरह से बना लेना है, जो फर्स्ट डे नोट्स थे ना वो ऐसे बनेंगे। चलिए वापस आते हैं अब आज तक पे। ये सब मैंने पहले समझा दिया था, सप्तांग रह गया था समझाना, बाकी सब समझा दिया। तो अब जितनी कहानी तुम्हें समझ में आनी चाहिए ना वो ये है कि मौर्य साम्राज्य काम कर रहा है। मौर्य साम्राज्य जिसमें 3 बड़े राजाओं में पहला राजा हमने पढ़ा था इंडिया का, जिसने इंडिया पे राज किया, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। अपना नाम मौर्य क्यों लगाया? माँ का नाम था मूरा, मोर पालक का काम करते थे, इसलिए जब राजा बना तो राजकीय चिन्ह भी मोर बना दिया। जैसे मोर इनको बहुत प्रिय था, बचपन से मोरों के बीच में ही रहे थे। दूसरा राजा बना इन्हीं का बेटा, जिसके सिर पे माथे पे वो बिंदु पहुंच गई थी जहर की, जिसको कहते हैं कि बकरी का पेट चीरकर 7 दिन तक उसके बकरी के पेट में रखा गया ताकि गर्माहट मिलती रहे। इसका नाम पड़ गया बिंदुसार। सार मतलब बकरी भी होता है और बिंदु मतलब माथे पे वो जहर की बूंद पहुंचने वाली घटना। बिंदुसार के टाइम में ही सीरिया से, ये बताया हुआ है कल सारा, सीरिया और एक क्या बताया था, मिस्र, यहां से 2 बड़े राजाओं ने 2 दार्शनिक भेजे थे। एक डायमेकस नाम का था और एक डायनोसियस, सीरियस भी लिख देते हैं, सीएस भी लिख देते हैं। ये इसके टाइम में आए हैं। अंजीर, सूखे मेवे कह लो या ड्राई फ्रूट्स कह लो, सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक डायमेकस, एंटियोकस ने भेजा था। बिंदुसार, अब इससे आज की कहानी आगे स्टार्ट हो रही है। जो अब तक पढ़ाया वो रिवीजन था और फर्स्ट डे वाला भी नोट्स मैंने करा दिए। बिंदुसार के मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे शादी ब्याह किए थे, तो ढेरों इसके बेटे थे, लेकिन इसके लायक बेटे सिर्फ 2 थे। बड़ा बेटा था सुसीम। सुसीम कहते हैं देखने में बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा, बचपन से ही दिखता था कि हाँ भाई ये राजा का बेटा है। अशोक का जब जन्म हुआ ना तो बेहद भद्दा था, बेहद भद्दा, स्किन बहुत ही रफ थी, कुरूप था, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता था। तो बचपन से ही अशोक के प्रति बिंदुसार बहुत पॉजिटिव नहीं था और बिंदुसार को लगता था कि भाई एक तो ये छोटा भी है, भाई बड़ा बेटा सुसीम है, यही लायक है। सुसीम सुंदर था, प्यारा लगता था, तो उसका ना अपने आप ही एक झुकाव था सुसीम की तरफ और अशोक को वो ज्यादा पसंद नहीं करता था। लेकिन अशोक लायक था और लायकियत अपनी इज्जत हर जगह करवा लेती है। शक्लो सूरत की इज्जत उतनी नहीं टिकती जितनी की लायकियत की टिकती है। स्टार्टिंग से अच्छा नहीं दिखता था, चेहरा भी कहते हैं बहुत भद्दा, स्किन पूरी खराब थी, लेकिन अशोक का दिमाग बहुत तेज था और इसके अंदर गुण बहुत ज्यादा थे। पढ़ाई लिखाई तो दोनों की बराबर हुई, आर्मी की ट्रेनिंग हुई, भाई कैसे धनुर्विद्या और तीर और सब कुछ सिखाया। दोनों बेटे लायक हैं। बिंदुसार का झुकाव है सुसीम की तरफ, लेकिन अशोक भी लायक है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर्टी का भाई थोड़ा बहुत कामकाज देना पड़ेगा। दोनों बेटों को 2 बड़ी प्रॉपर्टी थी इसकी, एक थी तक्षशिला जो इसकी राजधानी थी, मेन राजधानी थी मगध, पाटलिपुत्र, लेकिन ये होता ना आर्थिक राजधानी है, इस तरह की क्षेत्रीय राजधानी, जैसे आज हमारी मुंबई है, तो ऐसे एक तक्षशिला थी और एक इसकी थी उज्जयिनी। तो अपने दोनों बेटों को हेड बना दिया। अशोक को कहा तू उज्जैनी चला जा, वहां संभाल कामकाज, लोग बाग और टैक्स वगैरह, और इसको अपने फेवरेट बेटे को भेजा तक्षशिला, जहां वो यूनिवर्सिटी भी थी, जहां पढ़ते लिखते थे। दोनों पहुंच गए, अपना अपना काम करने लग गए, कोई दिक्कत नहीं, काम बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे बुढ़ापा आता गया। बिंदुसार को लगा कि भाई अब जो है मेरी उम्र जा रही है और अब एक राजा मुझे चुनना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मन जो था, झुकाव वो इसी की तरफ था, बेटे की तरफ। तो एक दिन इसने अपना कोई खास इस तरह का ब्राह्मण था जिससे ये बहुत सारी बातें पूछते थे भविष्य की, तो इन्होंने उससे पूछा कि मेरा कौन सा बेटा राजा बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। अब राजा से सब डरते थे, सबको पता था कि ये अशोक को पसंद नहीं करता, सुसीम इसका फेवरेट है, लेकिन अब जो उस टाइम भविष्यवाणी कर रहा है, झूठ भी नहीं बोलना था। तो उसने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ गुण बता दूंगा, आप खुद देख लेना कि कौन सा बनेगा। तो इसने कहा ठीक है भाई, मैं अपने सारे बेटों को बुलाता हूँ। 101 बेटे थे ना इसके, 101 बेटे बुलाए एक पूरी सभा में।
तो वो जैसे खुला मैदान था, राजा जो था वो छत्र के नीचे बैठा था, बाकी खुले मैदान में थे सारे बेटे इसके। तो एक एक करके बेटे, कोई घोड़े पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। तो इसने जो ये ब्राह्मण था, इसका जो एक तरह से कह लो जिससे ये सारी बातें पूछता था कि भाई क्या होगा भविष्य में, उसने अब यूं तो पता था कि अशोक में लायकियत है लेकिन बोल नहीं सकता, तो बोला आपका जो बेटा सबसे अच्छे वाहन पे बैठ के आएगा ना वो राजा बनेगा। तो सबकी एंट्री हो रही थी, किसी से कोई मतलब नहीं, सुसीम पे सबका ध्यान था और अशोक पे। तो सुसीम आया घोड़े पे सवार होके, बहुत तगड़ा बढ़िया अरबी नस्ल का घोड़ा था, उस पे सवार होके आया। और जो ये अशोक आया ना, ये आया, इसका जो मंत्री था, इसका मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है राधा गुप्त। राधा गुप्त और अशोक की माँ जिनका नाम है सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, ये दोनों अशोक को बहुत प्यार करते हैं और ये उसको बहुत पसंद करते हैं, ये उसकी बहुत इज्जत करते हैं। भाई माँ को तो अपना बेटा प्यारा लगेगा ही लगेगा, वो तो कैसी भी शक्ल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभद्रांगी ने इसका नाम ही देखो बचपन में अशोक रखा था, मतलब जिसको कभी कोई शोक ना हो, विदाउट सौरो, हमेशा बिना दुख के जो रहेगा वो अशोक कहलाएगा। राधा गुप्त को दिखता था लायक लड़का है, यही राजा बनना चाहिए। तो राधा गुप्त को जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे राजा ने बुलाया है, चालाक आदमी था, तेज दिमाग, इसने कहा अपना एक खास हाथी था, इसने कहा अपना इस पे बैठ के जाओ। अशोक को नहीं पता था क्या किस्सा है क्या नहीं, अशोक को इसने, राधा गुप्त ने उस हाथी पे बैठाया। तो जैसे ही एंट्री हो रही थी, सुसीम तो आया घोड़े पे और ये आया हाथी पे। तो भविष्यवाणी क्या थी कि जो तेरा बेटा सबसे बढ़िया सवारी पे आएगा वो अगला राजा बनेगा। कोई बात नहीं, घोड़ा भी ठीक था लेकिन हाथी नंबर 1 पे था। फिर इससे पूछा कि आगे, बोला जो सबसे अच्छा स्थान ग्रहण करेगा ना वो राजा बनेगा। तो सारे आके अपना वो जो उनके सिंहासन टाइप थे उसे बैठते गए, लेकिन अशोक जो था वो नीचे आलती पालती मार के बैठ गया। तो सबसे बढ़िया सिंहासन जो है वो धरती माता ही तो है, इससे बड़ा क्या सिंहासन है। तो ऐसी कुछ कई घटनाएं हुई जिनसे सबको ये लगा कि अगला राजा अशोक ही बनेगा। पर वो जो आदमी घोषणाएं कर रहा था ना, वो जानता था कि अगर अशोक का नाम ले दिया तो ये मुझे मरवा देगा, इसलिए उसने नाम नहीं लिया। पर कहीं ना कहीं अशोक के मन में भी आ गया कि अगला राजा मैं ही बनूंगा। ये सब चीजें चलती रही। राधा गुप्त, सुभद्रांगी, सब लोग चाहते थे लेकिन राजा नहीं चाहता था। उसी दौर में क्या हुआ, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी भी है ना, जहां का राज्यपाल कौन बना रखा था इसने, अपना बड़ा बेटा सुसीम। यहाँ एक विद्रोह हो गया, एक विद्रोह यहाँ भड़क पड़ा। तो इसने अशोक को कहा, अशोक है उज्जैनी में, लेकिन अशोक को बुला के कहा कि देखो ऐसे ऐसे एक वहां विद्रोह हो गया, तुम जाओ और तुम दबा के आओ विद्रोह। बोला सेना ले जाओ लेकिन हथियार नहीं दूंगा एक भी। सेना दे दी लेकिन हथियार नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया अशोक को। अशोक ने कहा कोई बात नहीं भाई, यही तो मेरी एक तरह से टेस्टिंग है कि मैं कितना बढ़िया राजा बन सकता हूँ। अपनी सेना लेके, छोटी सी सेना थी, उसको लेके तक्षशिला पहुंचे अशोक। अशोक का एरिया नहीं है तक्षशिला, अशोक तो उज्जैनी में है, ये तो सुसीम का एरिया है। देखो कहते हैं नियति को ये पसंद था और नियति में ये लिखा था कि जैसे ही अशोक की एंट्री हुई ना तक्षशिला में, वहां पे सारी जनता इकट्ठी होकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली आप हमारा सौभाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए, लेकिन हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ दिक्कत है आपके लोकल जो अधिकारी है ना, ये हमें दुखी करते हैं, बाकी हमें राजा से कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत खुश हैं आपकी प्रजा बन के। यानी अशोक उस विद्रोह को बिना कोशिश भी नहीं की और बिना दबाए ही विद्रोह शांत हो गया। ये होती है जीत, ये होता है बात करने का तरीका। कुछ किस्मत कह लो, कुछ इसकी बुद्धिमानी कह लो। यानी बिना हथियारों के टेस्टिंग के लिए राजा ने अपना बेटा भेजा कि देखो इतना ही लायक है तो कैसे दबा के आएगा विद्रोह को, क्योंकि जनता भड़की होगी, वो मारपीट करेगी। लेकिन बिना किसी हथियार के इसने जनता को अपने कंट्रोल में कर लिया और ये वापस पहुंचा मगध, पाटलिपुत्र। तो ये बात सुन के पिताजी के मन में आया कि ठीक है, हो सकता है लायक हो, लेकिन सुसीम ज्यादा लायक है। पाटलिपुत्र वापस आया, ठीक है भेज दिया, वापस उज्जैनी चला गया कि अच्छी बात है तुमने दबा दिया विद्रोह, अब जाओ अपना काम संभालो। ये उज्जैनी फिर पहुंच गया। अब कुछ दिनों बाद, अब जैसे रोज रोज बुढ़ापा आ रहा है राजा का भी, कुछ दिनों बाद फिर से तक्षशिला में विद्रोह भड़क गया दोबारा से। तो इस बार राजा को लगा कि अशोक को नहीं भेजूंगा, सुसीम को ही कहूंगा, अगर ये अशोक कर सकता है सुसीम भी तो विद्रोह को दबा देगा। उन्होंने सुसीम को ही कहा, सुसीम तुम ही अपने यहाँ पे विद्रोह जो है ना इसको दबा दो। तो सुसीम अपना लड़ाई झगड़ा हो गया वहां, अब सुसीम उस विद्रोह को दबाने में लगा हुआ है। इसी टाइम पर राजा की तबीयत राजधानी में बिगड़ने लग गई, पाटलिपुत्र में। राजा कौन है? बिंदुसार। अब जब ये तबीयत बिगड़ने लग गई तो ये खबर राधा गुप्त ने पहुंचा दी उज्जैनी में कि राजा की तबीयत रोज रोज बिगड़ रही है और अंत समय आने वाला है और तुम आ जाओ। अशोक को ये बात पहुंचा दी कि तुम फटाफट से पहुंच जाओ, क्योंकि पिताजी जो हैं ये कभी भी
हो सकता है चल बसे। अब अशोक तो पहुंच गया, अशोक पहुंच गया। राधा गुप्त को इसने कहा था बिंदुसार ने कि सुसीम को भी बुलावा, ये तो कहा ही नहीं अशोक को बुलाना, ये कहा सुसीम को बुलावा भिजवा देना। जानबूझ के 10-15 दिन और निकाल दिए कि और लेट भेजूंगा और लेट। अब राजा को कौन बताए कि गया कि नहीं गया, कह दिया हाँ आदमी गया है। यानी जब अशोक आके खड़ा हो गया पाटलिपुत्र में, तब मैसेज गया है सुसीम के पास। सोचो इतना ट्रेवल करने में, आने जाने में टाइम भी लगेगा ना। और जब तक सुसीम को ये खबर मिली तब तक तो पिताजी चल बसे, पिताजी चल बसे। अब आनन फानन में कोई ना कोई राजा तो होना चाहिए, वरना तो कोई विदेशी आके अटैक कर देगा। तो तुरंत से राज्याभिषेक, कहते हैं जब लास्ट सांसें चल रही थी तभी राज्याभिषेक कर लिया अपने आप अशोक ने कि अगला राजा मैं ही हूं। पिताजी की मर्जी नहीं थी, फिर भी पाठ जो है अपने हाथ में ले लिया। और कहते हैं यही देख के पाटलिपुत्र बिंदुसार के प्राण पखेरु भी उड़ गए। उनको हार्ट अटैक आ गया होगा कि जिसको मैं नहीं चाहता था, फाइनली वही राजा बन गया। जो भी रहा हो, अब राजा है अशोक। राजा को सबसे बड़ी दिक्कत किससे होने वाली है, उसका बड़ा भाई आ रहा है, क्योंकि उसको मैसेज मिल चुका पिताजी की तबीयत खराब है। सुसीम अपने घोड़ा लेके निकल पड़ा कि जितनी जल्दी हो सके पाटलिपुत्र पहुंचूं, भाई मुझे राजपाट संभालना है। ये बात जानता था राधा गुप्त की तक्षशिला से आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आएगा तो बहुत सारे आदमी चाहते थे ना कि सुसीम ही राजा बने। जो राजा के खास थे वो तो सुसीम को पसंद करते थे। तो जब राधा गुप्त को पता चला कि भैया वो चल पड़ा वहां से, तो राधा गुप्त ने एक प्लान बनाया बहुत सोच समझ के। और तक्षशिला का रास्ता जो आना था पाटलिपुत्र, तब रास्ते ऐसे नहीं कि 1000 थे, तब कोई रोड थोड़ी थे, जंगल के रास्ते से आते थे, एक ही रास्ता होता था। तो जानबूझ के तक्षशिला से पाटलिपुत्र के रास्ते में जो घना जंगल पड़ता था, वहां 2 पेड़ों के बीच में एक ऐसी रस्सी, अदृश्य टाइप की रस्सी बंधवा दी। अब वो तक्षशिला से घोड़े पे भागता हुआ आ रहा है, रस्सी का क्या करेगा, रस्सी उस घोड़े से राजा को गिराने के काम आएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसने इस रस्सी से कुछ फीट दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा, कई फुट का गड्ढा खुदवाया। ये किसी को दिख नहीं रहा है, इसको बाद में ढक देगा। और इस गड्ढे में ना जलता हुआ कोयला, ऐसा कोयला कि जैसे ही आदमी गिरे तुरंत वो जल जाए, राख बन जाए कुछ सेकंड्स में। इतना कोयला, बिल्कुल धधकता हुआ कोयला उस कई फुट गहरे गड्ढे में डलवा दिया। और जैसे ही वो चल पड़ा, वो स्पीड से, उसके दिमाग में भी नहीं है कि कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो रस्सी है इतनी टाइट बांधी गई है कि घोड़ा जब स्पीड में आएगा तो जैसे ही वो रस्सी बीच में आएगी, घोड़ा एकदम से रुकेगा। वो न्यूटन का नियम है ना कि जो चीज चल रही है वो चलती रहना चाहती है। तो उसकी स्पीड जो होगी घोड़े की, मान लो वो 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा है या 60 किलोमीटर, तो राजा की बॉडी उसी स्पीड में चल रही है ना। वो रस्सी से जैसे ही अटकेगा घोड़ा, राजा की बॉडी तुरंत उछल के आगे जाएगी। ये अंदाजा था कि कितनी आगे जाएगी, तो उतनी दूरी पर वो गड्ढा खुदवाया गया और इसको ढक दिया गया। पेड़ वगैरह वो तोड़ वोड़ के उसके ऊपर ऐसे बिछा दिया, पता ही नहीं चला। तो जैसे ही वो घोड़ा भागता हुआ आया, वो टकराया, स्पीड में था, तुरंत राजा उसकी उस पे से उतर के कमर पे से सीधे गिरा जाके इस गड्ढे में। और फिर शरीर का कुछ बचना ही नहीं था, क्योंकि इतने भयानक आग इसके अंदर थी कि शरीर तभी खत्म हो गया। यानी सबसे बड़ी दिक्कत जिससे हो सकती थी, उसका आने से पहले काम तमाम कर दिया राधा गुप्त ने। यही राधा गुप्त अशोक का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि इसने इतनी मदद जो की है। कहते हैं 273 ईसा पूर्व में अशोक ने राजगद्दी ली थी अपने पिताजी से, और फिर इसको गृह युद्ध में लिप्त होना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। कहीं कहीं कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऑथेंटिसिटी का नहीं पता। मेजर लोग ये कहते हैं कि इसको 4 साल अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा। ये इसके घर का युद्ध था, गृह युद्ध, क्योंकि इसके 101 भाई बताए, एक ही तो मारा है सुसीम, बाकी उसके जो सगे भाई होंगे वो तो एंटी हो गए ना। इसने 4 साल प्लान करके अपने सारे भाई मार दिए। 99 भाई मारे इसने, 99 अपने सगे भाई जिनके साथ ही बचपन में खेला उठा बैठा था, वो मार डाले। सिर्फ 2 जिंदा बचे 101 में। एक तो खुद थे ये, और एक था इनका भाई जिसका नाम था तिस। एक ये इनका सगा भाई था। तिस और अशोक सगे हैं, एक ही माँ के हैं, सुभद्रांगी के। बाकी सारे भाई इसकी माएँ अलग हैं, पिताजी इसके बिंदुसार थे। तो अब ये लगा लो 4 साल तक अपने ही घर के अंदर राजमहल में इसको दिन रात प्लानिंग करके मर्डर्स करने पड़े 99 भाइयों के। और फाइनली 269, 4 साल बाद, उल्टी गिनती क्यों चल रही है आपको पता है, ये बिफोर क्राइस्ट का एरा चल रहा है। 269 ईसा पूर्व में ये फ्री होके राजपाट संभाल लेता है कि भाई अब मेरे सारे भाई मर गए, अब मैं राज करूंगा। और 269 के बाद इसने वो कोहराम मचाया, पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरा ईरान तक का इलाका, ये सब इसकी प्रॉपर्टी थी। ये लगभग सारी प्रॉपर्टी, सिर्फ दक्षिण का कुछ हिस्सा बचा था जहां इसका वो नहीं था, कर्नाटक और केरल
तमिलनाडु वाला, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में एक हिस्सा इसका यहाँ था जो कब्जे में नहीं था। यहाँ पे जो शुरुआत से राजा था ना, वो गणतंत्र रूप में काम करता था और वो किसी के कब्जे में नहीं आया। अजातशत्रु ने भी कोशिश की थी, बिंदुसार ने भी कोशिश की, मतलब पुराने राजाओं ने भी कोशिश की, लेकिन ये अपना राजपाट सही चलाते रहे। उस टाइम यहाँ नंदराज नाम का कोई राजा था, यानी इस पूरी प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो तो है अशोक, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो है ये पूरा हिस्सा ईरान तक का, पूरा नेपाल और यहाँ बांग्लादेश वगैरह सब, ये सब अशोक का था। लेकिन एक छोटा सा एरिया उड़ीसा, जिसको आज आप कहते हैं ना ओडिशा, उसका हिस्सा था। कलिंग नाम का एरिया था ये, कलिंग, और यहाँ एक छोटा राजा नंदराज, लेकिन राजा की हिम्मत देखो, अकेला टेरिटरी में अकेला बैठा है। तो अशोक के जितने भी लोग थे, वही डिस्कशंस होते थे, सबने कहा कि ना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है लेकिन ये कलिंग हमारे पास नहीं है, ये गड़बड़ है। कलिंग पे अगर हम अधिकार कर लेते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी बढ़ने के साथ साथ हमें फायदा भी होगा। कैसे? प्रॉपर्टी तो दक्षिण में बढ़ा लो, लेकिन यहाँ से ना हम लोगों का जो लैंड एरिया है इसमें भी व्यापार बढ़ सकता है, और यहीं से पूरा पानी का भी इलाका, हम विदेशों तक जा सकते हैं। इनके पास नेवी थी ना, मजबूत नेवी थी अशोक के पास, तो कलिंग पे अटैक करने का मन बना लिया। कलिंग पे चढ़ाई कर दी। जब इसको राजा बने हुए महज 9वां साल लगा था, 8 साल पूरे हुए थे। ये 269 ईसा पूर्व में तो राजा बना था, और अब चल रहा था 261 ईसा पूर्व। 8 साल पूरे होके 9वां साल लगा है इसको राजा बने हुए, और अचानक से इसके दिमाग में वो प्लानिंग आ गई कि भैया अब हमें कलिंग जीतना है, नंदराज नाम के राजा से। बड़ी सेना लेके, सोचो जिसके पूर्वज ही इतनी बड़ी, जिसके दादा की 6 लाख की सेना थी, तब से तो अब तक ग्रोथ ही तो की है, पीछे थोड़ी गए हैं, ये थोड़ी कि हार गए, जीतते गए। लाखों की सेना थी इसके पास, अपनी बड़ी विशालकाय सेना लेके इसने चढ़ाई कर दी कलिंग पर। और कलिंग का जो राजा है, छोटा सा राजा है, लेकिन पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कभी पुराने राजाओं से भी नहीं दबा न डरा। तो कलिंग में एंट्री से पहले जो नदी पड़ती थी, एक छोटी नदी थी, यहाँ पर पहाड़ियां थी, धौली पहाड़ियां, धौली हिल्स कहलाती हैं वो, धौली हिल्स। और यहाँ एक नदी बहती थी, दया नदी, उसी को दाया नदी भी कहते हैं, दाया नदी कहते हैं। इन पहाड़ियों के पास, छोटी पहाड़ियां, ज्यादा बड़ी नहीं, और इस नदी के पास यहाँ कलिंग का मैदान था। इस मैदान पे दोनों सेनाएं आमने सामने आके खड़ी हुई और युद्ध छिड़ गया। इतना भयानक युद्ध, इतना भयानक, कहते हैं नदी का जो पानी था ना, इसका रंग लाल हो गया, इतना खून बहा, इतना खून। और कलिंग की जो मिट्टी थी ना, वो कीचड़ बन गई। कीचड़ किससे बन गई? मांस से और खून से। इतना खून बहा, इतना मांस, क्योंकि तलवारों से शरीर काट दिए, किसी के पेट की आंत निकल के गिरी हुई है, किसी के लीवर बाहर गिरा हुआ है, वो मांस और वो खून मिलके दलदल बन गया। मिट्टी जो थी ना मैदान, वो दलदल बन गया, कीचड़ बन गया, पूरी नदी लाल हो गई। इतनी दुनिया मरी यहाँ। 1 लाख कहते हैं सैनिक मारे गए, और 1.5 लाख सैनिक यहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे। 2.5 लाख लोग अगर डेड बॉडी के रूप में दिखाई देंगे, जिनके शरीरों से लगातार ब्लड निकल रहा है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर, किसी का पेट, किसी के शरीर के 2 हिस्से, तो आप खुद देखो 2.5 लाख की जनसंख्या कितनी होती है। और जब वो मैदान में पड़ी होगी और खून से लथपथ होगी, तो कितना खून बहा होगा कि पूरी मिट्टी ही कीचड़ के रूप में, और कीचड़ बारिश वाला नहीं है, ये खून और मांस का कीचड़ है। कितना भयावह दृश्य रहा होगा। इस दृश्य के बाद धीरे धीरे करके, कहते हैं इस कुछ दिन चला ये युद्ध, कई दिन, और फाइनली जाके कलिंग पे विजय हुई अशोक की। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अशोक को पूरी तरह बदल के रख दिया। यहाँ पे जब कलिंग में लगभग सारे आदमी मारे गए ना नंदराज के, तब रोती बिलखती औरतें, विधवा औरतें, जिनका 1 बेटा था, 2 बेटे, 4 बेटे, सब मर गए। औरतें रोती हुई आई, नंगे भूखे बच्चे, क्योंकि काफी दिनों से युद्ध चल रहा था, और वो रोती बिलखती जहाँ धौली हिल्स के पास टेंट लगे थे ना राजाओं के, वहां आके रोने लग गई और विलाप करने लग गई बहुत ज्यादा बुरी तरह से। तो अशोक बाहर निकला, उसने कहा क्या हो रहा है ये? तो महिलाओं ने कहा कि राजन, आप बहुत प्रतापी हैं, बड़े हैं, नामी गिरामी हैं, आपने हमारे इस राज्य पे आक्रमण किया, ना हमारे घर में कोई बेटा बचा, ना हमारे घर में कोई आदमी बचा, ना ही हमारे पति बचे, ना ही हमारे पिता बचे। यानी आदमी के जिस रूप में हमारे साथ रिश्ते थे ना, चाहे वो हमारे पति थे, चाहे हमारे पिता थे, चाहे बेटे थे, आपने सब मार दिया। अब यहाँ आदमी नहीं बचे, तो हम कैसे जीवन यापन करेंगी? इन बच्चों का क्या होगा? भूख से रोते बिलखते बच्चे, औरतें। तो उसको अपने आप पे शर्म आई। उन औरतों ने कहा एक काम करो, अब हम कुछ लोग बच गए, बच्चे और हम, तो हमें भी मार डालो, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। जब ये बात सुनी ना, तो अपने आप पे शर्म आई अशोक को कि मैंने कितना बड़ा नुकसान किया, और किस लिए? सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ऐंठने के लिए। क्या कम प्रॉपर्टी थी? इतनी प्रॉपर्टी में अगर पेट नहीं भरा तो उस छोटे से हिस्से पे
लेने से कौन सा इसका पेट भर जाना था। अपने आप पे शर्म आई अशोक को, और अशोक ने फील किया कि मैंने गलत किया। एक आदमी था मोगली पुत्र तिस, इससे प्रभावित हुआ और इसको लगा कि यार मैं क्यों ये क्रूर काम करता हूँ, मुझे बहुत मैं गलत रास्ते पे हूँ। उपगुप्त नाम का एक टीचर मान लो, जो बौद्ध संघ में, मैंने बताया ना बुद्ध के वहाँ स्कूल में एडमिशन लेते थे, फिर वहाँ 5 साल पढ़ते थे, 15 साल में एडमिशन, 5 साल पढ़ाई, तो 20 साल के लोग जो हैं भिक्षु बन जाते थे। एक भिक्षु गुजरा इसी इलाके से रात में, भिक्षु दिन रात चलते थे, लोगों में अच्छी शिक्षाएं बांटते थे। तो एक भिक्षु जब यहाँ से गुजरा ना, रात हो गई थी और ये मांस और खून जो मिट्टी थी ना वो कीचड़ बन चुकी थी। रात दिन ढल चुका, युद्ध रुक चुका, उसको नहीं पता भिक्षु को क्या हो रहा है यहाँ। तो वो यहाँ पे आया गुजरते गुजरते, और जब वो इस मैदान से गुजरा तो वो पैर जैसे नंगे पैर रहते थे, वो उसके पैरों में ना उसको लगा कोई कीचड़ है, कोई ऐसे अजीब सा जैसे कीचड़ टाइप, दलदल टाइप है। फिर भी क्रॉस कर गया, क्रॉस करके इस पूरे मैदान को, और कहीं गया जहाँ कहीं कोई गांव था, वहां जाके किसी के घर, उस टाइम पे कोई भी अपने घर अतिथि मान के खाना खिलाया था, सोने की जगह नीचे सोया करते थे, दे देता, तो खाना खा के सो गया रात में। सुबह जब ये उठा ना उपगुप्त, तो इसने देखा इसके पैरों में चींटियां हैं, बहुत सारी चींटियां और मक्खियां, पूरा पैर चींटी और मक्खियों से भरा हुआ है। इसकी नींद खुली जब, तो उसने देखा इतनी मक्खियां और चींटी मेरे पैर पे क्यों आ रही हैं। जब इसकी नजर पड़ी तो इसने देखा कि उस पैर पे मांस के छोटे छोटे कण चिपके, पूरा पैर खून से लाल था और मांस के कण थे। उस मांस के कण को खाने के लिए वो चींटियां, कीड़े आ गए थे। तो इसको अपने ऊपर मतलब ये महसूस हुआ कि कितना घिन्नात्मक, क्योंकि ये तो ये मानता ना कीड़ा भी ना मर जाए, और पूरा मांस। उसने पूछा उस महिला जिसके घर इसने रात में शरण ली कि माता ये ऐसे कैसे, कहाँ गंदगी ऐसी आपके आसपास है। तो बताया कि यहाँ पास में एक बहुत बड़ा राजा जो है युद्ध करने आया हुआ है और लाखों लोग मर गए, पूरा उसने सबका जो पूरा इलाका है ये पूरा नरसंहार कर दिया, बड़ी सेना मर गई है। तो वो गया वहां और उसने फिर जाके, जो ये राजा था, इनको कोई डर थोड़ी था, मारेगा तो मार देगा, लेकिन उपगुप्त ने जाके इसको बहुत बुरी तरह डांटा कि राजा ना, आपको शर्म आनी चाहिए, इतने प्रतापी राजा हो, जनता की केयर करने की बजाय ये खून की नदियां बहा दी, देखो आपने क्या कर दिया। कुछ तो रात वाली घटना से पहले ही दुखी था, उन बच्चों और उन विधवाओं के रोने और विलापने से, फिर इस आदमी के, उपगुप्त के कहने से और ज्यादा व्यथित हो गया। फिर इसने हाथ जोड़े और कहा, भाई मुझे जो है ना, आप इस गंदगी से बाहर निकालो, मुझे दीक्षा दो, और आप जो इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, आप क्या करते हो क्या नहीं। फिर उसने बताया कि मैं तो बौद्ध भिक्षु हूं। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से सम्राट अशोक ने दीक्षा ली है। ये जो इंप्रेस हुआ था ना, वो मोगली पुत्र तिस से हुआ था, कि भाई जिससे ये इसको लगा कि मुझे अपना धर्म बदल लेना चाहिए, मतलब मैं गलत रास्ते पे हूँ, और दीक्षा उसने ली उपगुप्त से। फिर पूछा कि आप इतने ज्ञानी कैसे, तो बताया हमारे तो एक इस तरह के बहुत बड़े आदमी हुए, वो भी राजा के बेटे थे, पर कभी किसी जानवर को भी नहीं मारा, किसी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारा, और इतना अच्छा संदेश दिया। फिर अशोक को लगा, जब एक छोटे से राज्य का लड़का, क्षत्रिय कुल का लड़का, शाक्य गणराज्य के तो थे, ऐसे भगवान के तौर पे पूजा जा रहा है, और मैं इतना प्रतापी, इतनी बड़ी सेना, इतनी प्रॉपर्टी, मैं क्या कर रहा हूं इस पैसे का। अपने आप में गिल्ट हुआ, और ये कितनी बड़ी बात है कि राजा ने अपनी गलती को पत्थर पे लिखवाया। कर दी थी गलती, भूल जाती दुनिया, कौन जानता, तुम और मैं कहां बात करते, लेकिन इसने अपनी उस गलती को पत्थर पे लिखवाया, ताकि आने वाली सदियां जाने कि क्या गलती इसने की, हमें क्या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़प्पन की बात है, और इसीलिए कहा जाता है कि सम्राट अशोक महान थे, क्योंकि जो घटिया लोग होते हैं वो तो अपनी गलती छिपा लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है 1000 साल बाद किसको पता अशोक ने किसको मारा, कहां मैं ये बात कर रही होती। ये पत्थर पे लिखा है, बड़ी चट्टान पे, सबसे ये कह लो लार्जेस्ट एरिक्ट जो मिला है ना इसका, जो सबसे बड़ी चट्टान पे लिखा मिला, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, और इसमें लिखा है कि मेरी गलती है, मुझे माफी चाहिए, मैंने मानवता के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया। अपनी गलती को पत्थर पे लिखवाने के कारण ये महान कहलाया, कि इसने कितना बड़े, इसका दिल कितना बड़ा था कि सदियां बीत जाएंगी, लेकिन इसकी गलती हमेशा याद रखी जाएगी। ये जानते हुए भी अपने प्रॉपर्टी, अपना पैसा खर्च करके अपनी गलती को माफीनामे के तौर पे इसने 13वें शिलालेख में लिखवाया है, कलिंग में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये कलिंग वाला चैप्टर सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसकी फैमिली तुम्हें समझ में आ गई, इसका ये सब समझ में आ गया। एक जल्दी से ना इतने तक की रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कल जब इसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाऊं तो तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाए। देखो जरा, अशोक महान सम्राट, स्टार्टिंग में महान नहीं है, बाद में महान बना। 373 से
269, 4 साल का अंतर क्यों? अपने भाइयों को मारने में 4 साल गृह युद्ध में लगा दिए। मरने का साल एक ही है, लेकिन राज्याभिषेक 2 बार हुआ। असली किसको मान लिया जाता है? 269 को, क्योंकि इसके बाद फिर कहते हैं 8वें साल बाद युद्ध हुआ या 10वें साल में ऐसा किया। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ 2 भाइयों में, किस किस में? सुसीम और अशोक में। पिता कौन थे? बिंदुसार। माँ सुभद्रांगी थी। इन्हीं का नाम पासादिका भी था। कभी कभी एग्जाम में नाम बदलते हैं, पासादिका और धम्मा भी यही हैं। तो सुभद्रांगी ही धम्मा है, यही पासादिका है। और ये जो ये चंपा था ना, चंपा अंग, उसकी कहीं लिखा है राजकुमारी, कहीं लिखा है ब्राह्मण की बेटी। पत्नी थी इनकी 5। इनके पिता और माता हमने देख लिए। 5 पत्नियां हैं। 5 पत्नियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पत्नी है उनका नाम है असंधिमित्रा। राजा की ना सारी पत्नियां इंपॉर्टेंट नहीं होती थी। एक पत्नी उसकी खास चीफ क्वीन कहलाती थी, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती थी, और उसी को कहते थे कि ये पटरानी है। ये शब्द तुमने सुना, पटरानी। पटरानी मतलब जो चीफ क्वीन है, चीफ क्वीन या पटरानी। ये कौन थी? असंधिमित्रा। ये इसकी मान लो सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ। फिर आती है महादेवी। महादेवी को देवी भी कहते हैं, शाक्य कुमारी भी कहते हैं। शाक्य गणराज्य था जहां के कपिल मुनि भी थे, तो उसी से रिलेटेड हैं ये। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। महेंद्र वर्मन, जिसको बाद में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था अशोक ने, वही बेटा है ये और वही बेटी है। इन दोनों की मां कौन है? महादेवी, देवी या शाक्य कुमारी। असंधिमित्रा का कोई बेटा बेटी फेमस नहीं है ही नहीं बेटा बेटी इतिहास में लिखित में। नेक्स्ट है त्रिश्य रक्षिता या तिस्य रक्षिता। ये ऐसी पत्नी है अशोक की जिसको चिढ़ हुई अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, कि क्यों इसने बौद्ध धर्म अपनाया, कितना बढ़िया हमारा धर्म था। ये हिंदू धर्म में मान्यता थी, और इसने जब ये मर गए ना, जब इनकी डेथ हो गई 232 ईसा पूर्व में, तो अपने आप को सती किया था। यानी हिंदू धर्म में कितनी कट्टर विश्वास रखती थी और इतनी चिढ़ती थी अपने हस्बैंड के जिस धर्म परिवर्तन से, कि इसने बौद्ध विरोधी विचारधारा को आगे बढ़ाया। और कहते हैं कि इन्होंने एक पेड़ भी कटवाया था जो महात्मा बुद्ध से ही जुड़ा हुआ भी था। तो बौद्ध विरोधी पत्नी एग्जाम में आ जाए कौन सी थी, तो नाम था त्रिश्य रक्षिता या तिस्य रक्षिता। इसने हिंदू धर्म में विश्वास दिखाया, सती हो गई और उसके प्रति विरोधी थी। तो एक इसकी मेन पत्नी, एक वो जिसके दोनों बच्चे श्रीलंका भेजे अशोक ने, और एक वो जो धर्म विरोधी थी, बौद्ध धर्म विरोधी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कारुवाकी। ये इसकी ऐसी पत्नी है जिसका नाम लिखा है उन चट्टानों में, बाकियों के नाम नहीं लिखे, वो तो किताबों में लिखे हैं। चट्टानों पे इसकी पत्नी कारुवाकी का नाम है, और ये तीवर की माँ है। इसके 4 बेटे थे और 2 बेटियां। 5 पत्नी हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। तो इसका एक बेटा है तीवर, उसकी माँ है कारुवाकी, और कहते हैं इस रानी ने दान दिया था। तो कारुवाकी के दान के लिए 2 अभिलेख लिखे गए, एक प्रयाग का और एक कौशाम्बी का। एग्जाम में आ जाएगा कारुवाकी का दान। सिर्फ एक पत्नी फेमस है दान के लिए, ये तीवर की माँ है, तीवर इसका बेटा है। दान के लिए प्रसिद्ध है। प्रयाग में जो पत्थर है उस पे लिखा है, और कौशाम्बी में जो अभिलेख है इसको रानी का लेख भी कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का, क्योंकि इसमें इकलौते में रानी का नाम आया। फेवरेट पत्नी है संधिमित्रा, लेकिन नाम आया है किसका? तीवर की माँ का। क्या नाम है इनका? कारुवाकी। तो इसको कारुवाकी अभिलेख भी कह देते हैं, रानी के दान का जिक्र है। नेक्स्ट है पद्मावती। कहीं कोई नाम, बस नाम है, जिक्र एज सच नहीं है। 4 तो 5 पत्नी हो गई ना इसकी, एक फेवरेट पत्नी हो गई, एक बुद्ध धर्म से चिढ़ने वाली हो गई, एक वो जिसके बेटा बेटी को इन्होंने श्रीलंका भेजा, एक जिसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, पद्मावती बस नाम जानते हैं, और एक तीवर की माँ कारुवाकी जिसका दान का वर्णन है प्रयाग और कौशाम्बी में। इसके 4 बेटे हुए। महेंद्र वर्मन, जिनको श्रीलंका भेजा, किसका बेटा था महेंद्र वर्मन? देवी का, महादेवी का, शाक्य पुत्री का। तीवर जिसकी माँ है कारुवाकी। कुणाल और जालोक। जालोक को ना इन्होंने कश्मीर के हिस्से में राजपाट संभालने के लिए भेजा था। कहते हैं ना श्रीनगर जो है वो अशोक ने बसाया था, पता होगा आप लोगों को। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, ये अशोक ने बसाया था। और अशोक के बारे में वहां की एक किताब में भी लिखा है जिसका नाम है राज तरंगिणी, कल्हण ने लिखी थी। श्रीनगर का इतिहास है उसमें, संस्कृत भाषा में है, उसमें भी अशोक के बारे में नाम है। तो अपने बेटे जालोक को इन्होंने भेजा था श्रीनगर वाले इलाके में। तीवर की माँ का नाम आया है, क्या नाम है? कारुवाकी। 2 इसके बेटा बेटी महादेवी या देवी इसकी पत्नी से थे। 2 बेटियां थी, संघमित्रा जो श्रीलंका गई, और एक चारुमती। तो इसका फैमिली ट्री समझ लो। इसके पिताजी कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार के कितने बेटे हैं? 101। ये 2 टक्कर के कौन कौन है? अशोक और सुसीम। अशोक ने अपने 99 भाई मार दिए।
4 साल लग गए गृह युद्ध में। 269 ईसा पूर्व में राजा बना। 8 साल पूरे करके 9वां साल जब चल रहा था तब अटैक किया कलिंग पर। कलिंग जो कि धौली की पहाड़ियों के पास स्थित है जहां लड़ाई हुई, और दया या दाया नदी बहती है। सब कुछ बदल गया कलिंग के बाद। इसकी 5 पत्नियां हैं, जिनमें से फेवरेट पत्नी का नाम है असंधि मित्रा। इसकी वो पत्नी जो बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करती, त्रिश्य या त्रिश्या मित्रा उसका नाम है, या वती भी लिख देते हैं कहीं कहीं पे। इसकी पत्नी जिसके बारे में अता पता ज्यादा नहीं है, पद्मावती। कारुवा की तीवर की मां, जिसके दान के बारे में कौशाम्बी अभिलेख है और प्रयाग में लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आपको सारे नाम। ये इसके 4 बेटे हैं। महेंद्र तीवर इंपॉर्टेंट है, कुणाल अगला राजा बनेगा इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जालौक कश्मीर के आसपास। और इसकी 2 बेटियां संघमित्रा और चारुमती थी। नेक्स्ट है देखो, मौर्य साम्राज्य कहां कहां फैला, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला था। आगे जानबूझ के नहीं बढ़ा, वरना बढ़ सकता। 6 लाख की सेना तो इसके दादा के हाथ में थी, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे। अशोक कुरूप थे, शक्ल अच्छी नहीं थी, त्वचा बहुत गंदी थी, तो इनके पिताजी को कभी अच्छे लगे ही नहीं, लेकिन लायक थे, इसलिए देखो आज हिस्ट्री में इनका नाम है। सुसीम का नाम कहाँ है, बस एक कहानी में सुसीम कहीं कहीं आते हैं, अदरवाइज नाम। इससे ये दिखता है कि शक्लो सूरत की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी आपके काम की है, जितनी आपकी योग्यता की है, इसलिए योग्यता पे काम करना चाहिए। शक्लो सूरत कुछ साल चल सकती हैं, लेकिन योग्यता पूरे जीवन चलेगी। ठीक है, माँ और राधा गुप्त ने सपोर्ट किया इनको। माँ तो आप जानते हैं भाई, माँ तो माँ ही होती है। राधा गुप्त वही जिसने हाथी पे बैठा के एंट्री करवाई थी, जिसने सुसीम को उस गड्ढे में गिरवाया था। कलिंग युद्ध मैंने बताया, नंदराज राजा, धौली की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां इंपॉर्टेंट हैं। दया या दाया नाम की नदी जो लाल रंग में बदल गई थी, जिसको देख के सब परेशान हुए थे। 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख घायल, खून और मांस का कीचड़ था यहाँ। ये कोई बारिश नहीं, खून और मांस का कीचड़। दया नदी का पानी भी लाल हो गया था। ये सब लिख लोगे तो बाद में याद रह जाएगा। हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गया। स्तूप चैत्य विहार इन्होंने बनवाए। ये लास्ट था। ये स्तूप चैत्य क्या है ये कल समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में बताना बहुत जरूरी है। आज हमने ना अशोक को बहुत थोड़ा पढ़ा है, अभी अशोक के काम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी इसके बाद आपकी दूसरी क्लास रीजनिंग की है, ठीक है। परिमल सर की क्लास आज 3rd है। एक बार उस टाइम टेबल को हम डिस्कस कर लेंगे, परिमल सर आपसे भी बातचीत कर लेंगे, उसके बाद फिर मंडे ऑनवर्ड्स देखते हैं, उसको बदल देंगे।